साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूनिट 9 का रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स के बारे में हर एक प्रश्न की हम आपको जानकारी देने वाले हैं डिटेल में। इससे पहले रोबोटिक्स की 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और विस्तार से हर एक प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दी है, जिससे कि अगर एमपीपीएससी के मेंस में आपको लिखने के लिए आ जाता है तो इन प्रश्नों का यूज आप 3 नंबर के अति लघु प्रश्नों को लिखने के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 31 की ओर। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि रोबोटिक्स से संबंधित है, साथ ही साथ में कुछ भारतीय रोबोट जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं और वो आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो देखिए, वर्ष 2021 का एआईआर आयोजन कहां पर होगा। अब आपको हम एआईआर के बारे में पूरी बातें बताएंगे और 2021 जो आगामी 2021 का एआईआर आयोजन होने वाला है वो कहां पर होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ऑप्शन ए है मद्रास में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है देहरादून में या फिर ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि कानपुर में वर्ष 2021 का एआईआर आयोजन होने वाला है। सर ये एआईआर क्या होता है, आइए उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, एआईआर का पूरा रूप है एडवांस इन रोबोटिक्स। इसका आयोजन हर 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय रोबोटिक्स समुदाय यानी कि आरएसआई द्वारा कराया जाता है। तो 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए फुल फॉर्म वाले। पहला तो हो गया एआईआर, यानी एआईआर का पूरा रूप है एडवांस इन रोबोटिक्स, और दूसरा आपका फुल फॉर्म क्लियर हुआ आरएसआई यानी कि भारतीय रोबोटिक्स समुदाय। चलिए, जिसका मुख्य कार्य क्या है, तो रोबोटिक्स के क्षेत्र में विकास एवं शोध कार्य कराना आरएसआई का मुख्य कार्य है और ये हर 2 वर्ष के अंतराल पर एआईआर आयोजित करती है। 2021 का जो एआईआर है वो कानपुर में आयोजित होगा। ठीक है, इतनी बातें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक भारतीय रोबोट है ड्रोन भीम। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये अभी चर्चा में बना हुआ था ड्रोन भीम। ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ड्रोन भीम का निर्माण किया गया था। देखिए, तो भीम ड्रोन का निर्माण आईआईटी खड़गपुर के छात्रों द्वारा किया गया था। यह एक स्वदेशी सुपर पावर पर निर्मित ड्रोन है, यानी भारत के द्वारा स्वयं बनाया गया, खुद के स्वदेशी टेक्निक के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है आईआईटी खड़गपुर के छात्रों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है जीआईसी का पूर्ण रूप क्या है। जीआईसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। ऑप्शन है ग्लोबल इनिशिएटिव सेंटर, ऑप्शन बी है ग्लोबल इनोवेशन सेंटर, ऑप्शन सी है ग्रेट इनिशिएटिव सेंटर या फिर ऑप्शन डी है ग्रेट इनोवेशन सेंटर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन सेंटर फुल फॉर्म होता है जीआईसी का। तो जीआईसी का कार्य क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जीआईसी का पूरा नाम है ग्लोबल इनोवेशन सेंटर। यह प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार केंद्र के निर्माण और उसके प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए बनाया गया है। सर ये तो टेक्निकल लैंग्वेज होगी, सर अपनी लैंग्वेज में समझाइए। तो देखिए, जीआईसी का पूरा काम क्या है, तो जीआईसी जो भी लोग यहाँ पर नया नया कार्य करते हैं रोबोटिक्स के क्षेत्र में, नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं, नए रोबोट बनाना चाहते हैं, तो उनका उत्साहवर्धन करना एवं संवर्धन करना ये काम है जीआईसी का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 ये बहुत महत्वपूर्ण है, करंट का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहला गैर मानव नवाचार चैंपियन अवार्ड किस रोबोट को दिया गया। जी हाँ, यहाँ पर रोबोट्स को भी चैंपियन अवार्ड दिए जा रहा है। रोबोटिक्स जो रोबोटिक्स क्षेत्र है इसमें भी कंपटीशन चल रहा है। ऑप्शन ए है रश्मि रोबोट, ऑप्शन बी है सोफिया रोबोट, ऑप्शन सी है एटलस रोबोट या फिर ऑप्शन डी है, आइए देखते हैं, ऑप्शन डी असीमो रोबोट। तो किसको यहाँ पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एक बार फिर सोफिया ने यहां पर बाजी मारी है। पूरी जानकारी आपको देते हैं। नवंबर 2017 में सोफिया को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहला गैर मानव नवाचार चैंपियन अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसको, सोफिया को। सोफिया ने अक्टूबर 2019 में एमपी के इंदौर में आयोजित 91वीं राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा भी की थी। ठीक है, तो सोफिया यहाँ पर इंदौर में भी आई थी और किस में कौन से कार्यक्रम में आई थी ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि हम एमपीपीएससी के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए ये फैक्ट कि 91वें राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आई थी और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा भी की थी। किसने, सोफिया ने। ठीक है, बाकी सोफिया के बारे में हमने आपको बता दिया है, सऊदी अरब ने इसे अपनी नागरिकता दी है, कहाँ इसका निर्माण हुआ, सारी चीजें हम आपको सोफिया के बारे में तो डिटेल में बता चुके हैं। कितने फेस एक्सप्रेशन देती है, कैसे बात करती है, सारी जानकारी प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित ड्रोन हवाई जहाज कौन सा है? मानव रहित का मतलब समझ रहे हैं? रहित का अर्थ जहाँ भी आपको रहित देखने को मिल जाए, रहित का अर्थ है उससे परे, यानी कि वो चीज़ उसमें नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मानव रहित लिखा हुआ है तो मानव उस हवाई जहाज में नहीं होगा, ठीक है। डीआरडीओ ने बनाया है। कौन सा ऐसा ड्रोन हवाई जहाज है? ऑप्शन ए है दक्ष, ऑप्शन बी है दक्ष मिनी, ऑप्शन सी है रोबोनेट या फिर ऑप्शन डी है यूएवी नेत्र। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि यूएवी एक ऐसा जो है ड्रोन हवाई जहाज है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है और इसमें मानव रहित, इसमें मानव नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, नेत्र डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित हवाई जहाज है जिसका कार्य सीमाओं की निगरानी करना है, ठीक है। तो जो बॉर्डर होते हैं भारत के पाकिस्तान के साथ में, चीन के साथ में या फिर अन्य देशों के साथ में, जो भी बॉर्डर है तो वहां पर निगरानी करना इसका काम है। किसका? यूएवी नेत्र का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है? हाँ भाई, नेताजी भी आ गए हैं नेता रोबोट आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है? ऑप्शन ए है रोबोट सैम, ऑप्शन बी है रोबोट वकामारू, ऑप्शन सी है स्पेस रोबोट या फिर ऑप्शन डी है माइटी ईगल। आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि रोबोट सैम जो है वो दुनिया के पहले वर्चुअल पॉलिटिशियन है, ठीक है। यानी कि चुनाव के क्षेत्र में यूज किए जाने वाले पहले रोबोट है कौन? रोबोट सैम। आइए देखते हैं। तो देखिए, सैम दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन है जो न्यूजीलैंड के मतदाताओं की इच्छा से प्रेरित है। इसे न्यूजीलैंड के एक उद्यमी निक गेरेटसेन ने बनाया है। तो आपको याद रखना है, आपसे सीधे सीधे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन कौन है, राजनेता कौन है जो कि एक रोबोट है, तो वो कौन है? वो आपका रोबोट सैम है, ठीक है। कहाँ पर है ये? तो न्यूजीलैंड में ये है यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, चुनाव के क्षेत्र में। किसने बनाया है? तो न्यूजीलैंड के एक उद्यमी है निक गेरेटसेन, उन्होंने इसको बनाया है। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। CAIR का मुख्यालय कहाँ पर है? अब यहाँ पर CAIR आ गया है तो CAIR के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसका फुल फॉर्म बताएंगे, इसका मुख्यालय बताएंगे और कौन वर्तमान में इसके महानिदेशक है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर है डी, यानी कि बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, CAIR का फुल फॉर्म सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है। यह भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1986 में की गई थी और जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर UK सिंह, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। CAIR का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसका कार्य क्या है? जब आपको 3 नंबर में लिखने को आए तब की हम बात बता रहे हैं। तो यह भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है CAIR, ठीक है। स्थापना 1986 में की गई थी, मुख्यालय हमने आपको बता ही दिया और वर्तमान जो डायरेक्टर है वो है कौन? डॉक्टर UK सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गूगल द्वारा विकसित 4 पैरों वाला रोबोट कौन सा है? तो गूगल ने एक रोबोट बनाया है जिसके 4 पैर हैं, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है गूगल मैप्स, ऑप्शन बी है गूगल असिस्टेंट, ऑप्शन डी है स्पोर्ट रोबोट या ऑप्शन सी स्पोर्ट रोबोट या फिर ऑप्शन डी है वकामारू। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो आपका स्पोर्ट रोबोट है उसको गूगल ने बनाया है और उसके 4 पैर हैं। देखिए ये क्या काम करेगा वो भी बताते हैं। तो यह गूगल द्वारा विकसित 4 पैरों वाला रोबोट है जो घरेलू एवं बाहरी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो आपके घरेलू जो भी कार्य है जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा करना, ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और बाहरी कार्य जैसे कि आपको सब्जी लेकर के आना है तो रोबोट से बोल दीजिए रोबोट भाई सब्जी लेकर के आओ आज, ठीक है, तो जा करके सब्जी लेकर के आएगा, ठीक है। तो गूगल असिस्टेंट के द्वारा यह बनाया गया है, 4 पैर हैं इसके, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, सशस्त्र सेना बलों, अर्धसैनिक पुलिस, पेट्रोलिंग आदि की निगरानी रखने वाला मोबाइल रोबोट कौन सा है? ऑप्शन ए है रोबोसेन, ऑप्शन बी है असीमो, ऑप्शन सी है भीम रोबोट या फिर ऑप्शन डी है डेलफ्लाई। तो इनमें से ऐसा कौन सा रोबोट है जो सशस्त्र सेना बलों के साथ में, पुलिस बलों के साथ में जो है निगरानी करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि रोबोसेन नाम का एक जो रोबोट है वो इन लोगों की सहायता करता है पेट्रोलिंग करने में। किस किस की? आइए देखते हैं किस किस की सहायता करता है। तो देखिए, पेट्रोलिंग में सशस्त्र सेना बलों यानी आर्मी की, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस की सहायता करने वाला रोबोट रोबोसेन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो यह है आपके सामने प्रश्न नंबर 40, जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उड़ने वाले भी रोबोट आ गए। जैसे डायनासोर का विकास हुआ था ना, पहले चलने वाले डायनासोर, फिर उसके बाद में उड़ने वाले डायनासोर, तो उसी तरह से रोबोट आए। पहले पहले चलने वाले रोबोट जो केवल मतलब कि चलने का काम करते थे और इधर उधर जाते थे, पहले केवल मशीनों की तरह यूज़ किए जाते थे बड़ी बड़ी कंपनियों में। फिर चलने वाले रोबोट आए और अब उड़ने वाले रोबोट भी आ गए हैं, ठीक है, जैसे कि अपना ड्रोन होता है। चलिए ऑप्शन है टर्मिनेटर,
ऑप्शन बी है ऑरिंथोपेटर रोबोट, ऑप्शन सी है फ्लाइंग रोबोट और ऑप्शन डी है ट्रैकिंग रोबोट। तो सही आंसर क्या है इसका, आइए देखते हैं। जो रोबोट पंखों की सहायता से उड़ते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ऑरिनोथोपेटर। ये ऐसा एक रोबोट है जो पंखों की सहायता से उड़ता है। अब क्या है, इस रोबोट में पंख लगे होते हैं और पक्षियों की भांति उड़ते हैं। उदाहरण के लिए डेल फ्लाई, स्वॉर्मनेट प्रोजेक्ट, स्मार्ट बर्ड रोबोट और मधुमक्खी रोबोट, ये जो है रोबोट के उदाहरण है जो रोबोट आसानी से उड़ सकते हैं। अभी सर उड़ने वाले रोबोट का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इनका प्रयोग भी निगरानी के लिए किया जाता है, जासूसी के लिए किया जाता है। लोगों को दूर से देखने में लगेगा कि मधुमक्खी उड़ रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो असल में रोबोट होते हैं, उनमें कैमरा फिट होता है और सारी जानकारी जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसके पास में जाती रहती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली आपके पास में ऐसे ही वीडियो आ रही है। यूनिट 9 की वीडियो बिल्कुल सुबह आती है और शाम को आपको अन्य यूनिट जो है, जैसे यूनिट 10 हो गया आपका आयोग वाली वीडियो आज शाम को आएगी, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 विज्ञान वाली वीडियो भी आपको शाम को 4 बजे अपलोड हो जाती है। ठीक है, और रोज सुबह जो है हम आपके लिए 10 करंट अफेयर लेकर के आते हैं 1 मिनट में, यानी कि सुर्खियों के टाइप में पूरी करंट अफेयर आपको हम क्लियर कराते हैं। आज सुबह भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपके एमपीपीएससी में फैक्ट में आता है करंट, तो करंट के लिए वो वीडियो हमने अपलोड की है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।